हेलो एवरीवन। तो अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं और कहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है। जो हमारा टॉपिक चल रहा है आप लोगों को पता ही है, ठीक है। टॉपिक है हमारा संविधान सभा। तो ये जो संविधान सभा चल रही है इसमें हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं और कहाँ तक डेवलपमेंट हो चुका है, कहाँ तक हमारी प्रोग्रेस पहुँच चुकी है, ठीक है। तो आप लोगों ने शुरुआत जो हमने की थी उसमें आप लोगों को पता चला ये कैबिनेट मिशन, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन यहाँ पर आया और उसने क्या किया, हमारी संविधान सभा का निर्माण करवा दिया। कैसे करवा दिया वो आप लोगों ने देख लिया। 389 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। और 389 मेंबर्स में भी आप लोगों ने देख लिया 296 जो हैं वो प्रांतों से आ रहे हैं और 93 जो हैं वो आप लोगों की देसी रियासतों से आ रहे हैं। तो वो सिस्टम जो मैंने आप लोगों को समझा दिया था, 10 लाख पे एक सदस्य आना है, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन ने हमारी संविधान सभा का निर्माण करवा दिया है और इस निर्माण में आप लोगों ने देखा कि चुनाव भी हो गए हैं। कांग्रेस को 208 सीटें मिल गई हैं और 73 मुस्लिम लीग को और बाकी बची 15 अन्य, ठीक है। तो ऐसे में और हमने क्या देख लिया था, तो हम लोगों ने देखा कि जो बैठक है संविधान सभा की वो बैठकें भी शुरू हो गई हैं, ठीक है। आपने 9 दिसंबर वाली बात देखी, 9 दिसंबर 1946, चाहे वो 11 दिसंबर 1946 की हो, चाहे उसके बाद 13 दिसंबर 1946 की हो, ठीक है। तो ये 1946 में ये 3 डेट्स जो आप लोगों को याद रखनी थी इसमें था 9 दिसंबर को, ठीक है। उसके बाद 11 दिसंबर को, 9 दिसंबर में अस्थायी अध्यक्ष, 11 दिसंबर में स्थायी अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष, ठीक है। और 13 दिसंबर को आप लोगों ने देखा वो उद्देश्य प्रस्ताव, यानी कि जो उद्देश्य रखा गया था, जवाहरलाल नेहरू ने ये उद्देश्य दिया था और आप लोगों ने देखा कि ये उद्देश्य जो प्रस्ताव था ये बाद में पारित भी कराया गया 1947 में, ठीक है। तो यहाँ तक हम मान लीजिए 13 दिसंबर के बाद ये 22 जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये 22 जनवरी 1947 उद्देश्य प्रस्ताव 8 अनुच्छेदों के साथ जो बाद में पारित करवा दिया गया था, ठीक है। तो शायद हम यहाँ तक पहुँच चुके थे और जब हम यहाँ तक पहुँच चुके थे तो हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अब आगे क्या हुआ, आगे क्या डेवलपमेंट है, क्या चल रहा है, ठीक है। तो 22 जनवरी 1947 के बाद यानी कि हम 1947 में आ चुके हैं और देखिए आगे क्या डेवलपमेंट हुआ। तो आप लोगों ने देखा कि बहुत सारी समितियां बनाई गई हैं, ठीक है। तो वो समितियां अपना काम कर रही हैं, ये भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो समितियां बना दी गई और समितियां अपना काम कर रही हैं। हर एक को अलग अलग काम दे दिए गए, ग्रुप बना दिए गए और उन्हें अलग अलग काम दे दिए गए, ठीक है। अब हम अगर आगे बढ़ जाएं तो हम ये पता चलता है कि 20 फरवरी 1947, ठीक है। तो 20 फरवरी 1947 को तत्कालीन जो प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन में, ठीक है, क्लेमेंट इटली, तो क्लेमेंट इटली एक घोषणा कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी बात कर लेते हैं। तो उस समय के तत्कालीन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं ये, तो ये घोषणा कर देते हैं 20 फरवरी 1947 को कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, मतलब कि भारत की सत्ता उन्हें सौंप दी जाएगी। कब तक, इन्होंने वो डेट भी बताई कि हम लोग ये क्या काम करेंगे कि ये जो 30 जून 1948 1948 है, ठीक है, इस तक हम भारत को आज़ाद कर देंगे और भारत को ये सत्ता जो है वो सौंप दी जाएगी, ठीक है। और इसी के लिए ही इन्होंने क्या किया, आप लोगों को मैंने बताया था वेवल उस टाइम जो वाइसरॉय चल रहा था, वेवल की जगह उन्होंने 21 तारीख को 21 फरवरी, ठीक है। तो 21 फरवरी को एक नया वाइसरॉय यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया और नया वाइसरॉय आ गया जिसका नाम था माउंट बेटन। तो यानी कि ये जो इन्होंने घोषणा की थी इसको अमली जामा पहनाने के लिए यहाँ पर एक वाइसरॉय भेज दिया गया माउंट बेटन की। आखिर ये यहाँ पर आकर इसको ये देखना था कि आखिर क्या किया जाए, कैसे किया जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाता है और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद सभी लोगों से बात करता है, सभी पार्टीज से बात करता है, जो मुख्य लोग हैं उनसे भी बात करते हैं, ठीक है। तो उन सब से बात करने के बाद आखिर ये एक घोषणा कर देते हैं जिसको माउंट बेटन प्लान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये माउंट बेटन आ जाते हैं और यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये घोषणा कर देते हैं 3 जून 1947 को। तो 3 जून 1947 को एक घोषणा है जो माउंट बेटन प्लान के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो ये माउंट बेटन योजना या माउंट बेटन प्लान, अब ये माउंट बेटन प्लान जो है इसमें इन्होंने ये कह दिया कि आखिर भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब भारत आज़ाद होगा तो वो माउंट बेटन प्लान के मुताबिक एक नहीं बल्कि 2 देशों के रूप में आज़ाद होगा, ठीक है। तो यानी कि माउंट बेटन प्लान या माउंट बेटन योजना क्या कहता है कि भारत आज़ाद तो होगा, ठीक है, कि भारत स्वतंत्र है, ठीक है, लेकिन उसको 2 देशों के रूप में आज़ाद किया जाएगा, यानी कि 2 टुकड़े हो जाएंगे, 2 देश हो जाएंगे, ठीक है। तो भारत 2 देशों के रूप में तो आज़ाद होगा, तो फिर बाकियों का क्या होगा, देसी रियासतों का क्या होगा, ठीक है, संविधान सभा का क्या होगा, ठीक है। तो ये लीजिए एक एक करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अभी यहाँ पर डिस्कशन भी कर लेंगे, ठीक है। तो संविधान सभा, अब जब देश 2 बनेंगे तो संविधान सभा भी क्या हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, ठीक है। देसी रियासतों का क्या होगा,
ठीक है, देसी रियासतें। तो ये देसी रियासतें हैं, इनको भी ऑफर किया गया है, ठीक है, इनको भी ये होगा या तो वो भारत से जुड़ जाएं या फिर वो पाकिस्तान से जुड़ जाएं, दूसरा बनने वाला देश, ठीक है। तो देसी रियासतों को छूट होगी, या तो वो स्वतंत्र रह सकती हैं, अपने आप को स्वतंत्र रखें, या फिर वो भारत के साथ जुड़ जाएं, और या तो फिर वो पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएं, ठीक है। तो इस हिसाब से ये एक माउंटबेटन योजना बनाई गई और ये माउंटबेटन प्लान बनाया गया जो जिसने घोषणा की, ठीक है, 3 जून 1947 को कि भारत को इस तरह से आज़ाद किया जाएगा, ठीक है। और ये हो जाने के बाद 1947 में फाइनली इस बात को जब एक्सेप्ट कर लिया गया कि इस तरह की चीज़ें होंगी, और यहाँ पर पार्टीज़ ने और बाकी लोगों ने इसको जब माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया, तब जाकर वहाँ पर आप लोग देखते हैं कि जुलाई, ठीक है, जुलाई 1947 में, तो जुलाई 1947 में ब्रिटेन की संसद द्वारा एक नया कानून बनाकर यहाँ पर भेज दिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है ये, ठीक है। तो इसमें आप लोग याद करिए, जब मैंने आप लोगों को अधिनियम एक्ट पढ़ाए थे तो आप लोग याद करिए 1773 से लेकर 1935 तक के मैंने आपको एक्ट पढ़ा दिए थे। मैंने बताया था आपको कि टोटल 15 एक्ट हैं, ठीक है, टोटल 15 कानून हैं। 15 में से 14 मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका था, ठीक है। जो एक बाकी था वो था भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम आ गया जुलाई 1947 में। तो हमें ये देखना पड़ेगा इस भारत स्वतंत्रता अधिनियम ने क्या किया, क्योंकि इसने बहुत सारी चीज़ों को क्या किया, बदल दिया है। अब जब चीज़ें बदलेंगी तो संविधान सभा पर भी उसका फर्क पड़ेगा, जो अंतरिम सरकार कार्यकारी परिषद बनी हुई थी उस पर भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो वही हम देख लेते हैं, चलिए देखते हैं क्या क्या फर्क किस चीज़ पर पड़ना है। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम, तो चलिए हम देख रहे हैं अब भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो 1947 में ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया, ठीक है। इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री मैंने आप लोगों को बता दी। अब देख लेते हैं इसने क्या क्या चीज़ें बदली। तो सबसे पहली लाइन जो इसमें लिखी हुई थी वही है, यही है कि 15 अगस्त 1947 को जो भारत है वो आज़ाद कर दिया जाएगा, यानी कि भारत आज़ाद हो जाएगा। इस हिसाब से आपको पता चल गया 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को ये पता है कि 2 राष्ट्रों के रूप में आज़ाद होगा, ठीक है, 2 राष्ट्रों के रूप में। अब 2 राष्ट्रों के रूप में आज़ाद होगा तो आप लोगों को पता है क्या क्या बनेंगे। तो एक बनेगा भारत और एक बन जाएगा पाकिस्तान, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब अगर आगे बढ़ जाएं कि इसमें उसके बाद क्या होना है, तो आप लोगों को ये पता था, ठीक है। याद करिए, मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा दिया था, कुछ जो आप लोगों ने पुराने वीडियोस देखे हैं उसमें भी कुछ एक्ट्स में कुछ चीज़ों को मैं बताता चला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। याद करिए, भारत का गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत का वाइसरॉय। अगर मैं यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लें तो आप याद करिए 1773 का एक्ट। 1773 के एक्ट में आप लोगों ने देखा था एक बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक है। बंगाल का गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। उसके बाद याद करिए कौन बना था, आप लोगों को पता है, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो एक बार रिवीजन कर रहे हैं बस। उसके बाद आप लोगों ने देखा 1833 में आप लोगों ने देखा जब भारत का कानून बनाने की, पूरे भारत पर कानून बनाने की जो अनुमति थी वो मिल गई भारत के गवर्नर जनरल को, तो क्या बना दिया गया, यानी कि अब भारत का गवर्नर जनरल। तो 1833 में आप लोगों ने देखा भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो विलियम बेंटिक। उसके बाद आप लोगों ने देखा 1858 में जब कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था और महारानी का शासन शुरू हो गया था, तब आप लोगों ने देखा, ठीक है, ये क्या कहला रहा था, वाइसरॉय एवं गवर्नर जनरल, ठीक है। तो ये नाम कर दिया गया था जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में वाइसरॉय कहते थे हम, ठीक है। तो 1858, और ये कौन बनाया गया था, ये था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो इस हिसाब से अपने 1858 में वाइसरॉय, क्योंकि हम गुलाम हो गए थे। लेकिन अब देखिए, अगर हम यहाँ पर आज़ाद हो रहे हैं, ठीक है, तब आज़ाद होंगे तो क्या वाइसरॉय रहेगा? वाइसरॉय का मतलब मैंने आपको बताया था एक प्रतिनिधि, रानी का जो महाराजा वहाँ पर है या फिर रानी वहाँ पर होती, तो क्राउन का प्रतिनिधि, ठीक है। तो जो
क्राउन था, जो ताज था, उसका जो भी प्रतिनिधि यहाँ पर था वो क्या कहला रहा था, वाइसरॉय कहला रहा था, इसलिए ये शब्द जोड़ा गया था। लेकिन अब देखिए, अब जब हम आज़ाद हो रहे हैं तो क्या ये वाइसरॉय रहना चाहिए? तो इसका मतलब है, सिंपल सी बात है कि ये वाइसरॉय जो पद है वो क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। और वाइसरॉय का पद समाप्त कर दिया जाएगा तो फिर क्या बचेगा? तो उसने कहा कि अब वापस से ही गवर्नर जनरल कहलाएगा, और जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? इसकी नियुक्ति ब्रिटेन द्वारा ही की जाएगी। ठीक है, ब्रिटेन के सम्राट द्वारा ही की जाएगी। तो ब्रिटेन के जब तक हम संविधान सभा बना रहे हैं अपने आप को पूर्ण रूप से, जब हम आज़ाद हो जाएंगे और उसके बाद चीज़ें होंगी, आगे देखेंगे कैसे कैसे चीज़ें बदलेंगी। तो वाइसरॉय का पद समाप्त कर दिया गया, गवर्नर जनरल का पद वापस आ गया है। और गवर्नर जनरल वो ये भी अभी किससे नियुक्त होना है? ब्रिटेन द्वारा ही नियुक्त होगा, जब तक हम संविधान वगैरह बना रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, अब आप याद करिए पुरानी बातों को, तो आप लोगों को पता है 1858 में जब वाइसरॉय यहाँ पर बनाया गया था तो वहाँ पर भी एक पद बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा तो आपने ये देखा वहाँ पर भी एक पद बनाया गया था, उसका नाम था भारत सचिव। अब जब आप भारत सचिव की बात करते हैं तो अब बताइए, जब हम आज़ाद हो रहे हैं तो क्या भारत सचिव यानी कि उस मंत्री की ज़रूरत है जो भारत के मामलों को वहाँ पर रिपोर्ट करता? नहीं। तो इसका मतलब है कि जो भारत सचिव पद है वो भी क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें एक लिखा हुआ था कि देखिए, जितने भी देश ब्रिटेन से आज़ाद हो जाते थे, ठीक है, उनके लिए एक राष्ट्रमंडल बनाया जाता था, ब्रिटेन का राष्ट्रमंडल। यानी कि ऐसे देश जो कभी ब्रिटेन के गुलाम हुआ करते थे, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सदस्य होते थे। ठीक है, उन्हें हालांकि आज़ाद होने वो चाहें तो उसमें शामिल हों, चाहे तो उसमें शामिल ना हों। तो भारत को भी यही ऑफर किया गया कि आप ब्रिटिश जो राष्ट्रमंडल है, ठीक है, उसमें कॉमनवेल्थ है, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, उसमें शामिल हों या ना हों। ठीक है, राष्ट्रमंडल। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को स्वतंत्र किया गया है, यानी कि ऑफर है, चाहे आप शामिल हों चाहे आप शामिल ना हों। ठीक है, हों या ना हों। ठीक है, और भारत ने इसमें शामिल, हालांकि बाद की बात अगर मैं बताऊं तो मई 1949 में भारत क्या हो गया, राष्ट्रमंडल में शामिल हो गया है। हमने अनुमोदन कर दिया था कि हम राष्ट्रमंडल के सदस्य रहेंगे, क्योंकि हमें छूट मिल गई थी, चाहे हम शामिल हों चाहे हम शामिल ना हों। ठीक है, इसके अलावा क्या हो गया, इसमें इसने बताया कि एक संविधान सभा बनी हुई है। ठीक है, तो ये रही आपकी संविधान सभा। तो इसने कहा कि अब संविधान सभा भी दो भागों में बांट दी जाएगी, एक भारत की संविधान सभा अलग हो जाएगी और दूसरी पाकिस्तान की संविधान सभा जो है वो अलग हो जाएगी। तो इसका मतलब है अब संविधान सभा के भी हमें दो टुकड़े करने पड़ेंगे, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, और इसके अलावा कुछ बातें हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे अब यहाँ पर आप लोग देखें, एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, आप लोगों को पता है, कार्यकारी परिषद। ठीक है, तो कार्यकारी परिषद के साथ क्या हुआ, कार्यकारी परिषद। ठीक है, कार्यकारी परिषद अंतरिम जो गवर्नमेंट हो जाएगी, अंतरिम सरकार हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो अंतरिम सरकार है इसका पुनर्गठन करना पड़ेगा, दोबारा बनानी पड़ेगी। तो ये दोबारा बनेगी, और दोबारा बनेगी तो किस हिसाब से चीज़ें होंगी, जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो ये भी चीज़ें हम देखेंगे, एक एक करके चीज़ों को देखेंगे। तो ये कार्यकारी परिषद में बदलाव किया जाएगा, दोबारा गठन होगा इसका। ठीक है, ये यहाँ पर लिख देता हूँ, दोबारा गठित होगी, तो इसको दोबारा गठन किया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप लोग देखें तो अब भारत का शासन और संसद का क्या होगा। अब देखिए, जैसे ही ये कानून आएगा, भारत आज़ाद हो जाएगा, तो ब्रिटेन जो अभी तक हमारे साथ भारत परिषद बनी हुई थी, भारतीय, आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ 1853 से, याद करिए। ठीक है, वहाँ से आप लोगों ने देखा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया था। उसके बाद 1919 में ये दो भागों में बट गई थी, भारतीय विधान सभा हो गई थी और एक राज्य परिषद हो गई थी। ठीक है, तो ये जो दो भागों में बट गई थी, इसका क्या होगा। अब ये जो कुल मिलाकर कहने का शॉर्ट फॉर्म में मैं यहाँ कर देता हूँ, ये जो संसद बनी हुई थी, उस टाइम की संसद की बात कर रहा हूँ, इसका क्या होगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी इन्होंने लिख दिया कि ये संसद, जो संविधान सभा है, वही संसद के रूप में काम करेगी। यानी कि जो संविधान सभा है जो हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, यही क्या बन जाएगी, संसद बन जाएगी, तदर्थ संसद। ठीक है, इसको भी अभी एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अब
अब एक बात सोचिए, अब ये लोग हमें आज़ाद कर रहे हैं, भारत चलेगा कैसे, यानी कि भारत का शासन कैसे चलाया जाएगा। देश को चलाने के लिए बनाया गया कानून संविधान कहलाता है, लेकिन हमारे देश को चलाने के लिए बनाया हुआ जो कानून है वो संविधान, वो अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। क्योंकि आपको पता है अभी तक हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, वहाँ पर समितियाँ वगैरह बनी हैं, ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, तो अभी तक हमारा संविधान रेडी नहीं है, तो अब देश कैसे चलेगा। और जब संविधान ही रेडी नहीं है तो देश को नहीं चलाया जा सकता। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, जब तक आपका संविधान नहीं बन जाता, ठीक है, संविधान बनेगा, लागू होगा, तो जब तक आपका संविधान बनकर लागू नहीं हो जाता है, ठीक है, जब तक इफेक्ट में नहीं आ जाता है, तब तक, यानी कि संविधान बनने तक, ठीक है, तो आपका जो शासन है, ठीक है, यहाँ ऐसे लिख देता हूँ मैं, जो शासन है वो 1935 के अधिनियम के अकॉर्डिंग चलेगा। 1935 वाला जो एक्ट है, भारत जो शासन अधिनियम 1935 मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भारत शासन अधिनियम 1935 के जो एक्ट के अकॉर्डिंग ये जो देश है वो चलाया जाता रहेगा। ठीक है, तो इतना कुछ बदलाव ये करने के लिए आया था, और इसमें से अब हम एक एक चीज़ को देखेंगे कि कैसे होना है। ठीक है, जैसे ये चीज़ें हैं, अभी हम एक एक करके चीज़ों को देख लेते हैं, क्योंकि मेन हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो संविधान सभा का है। ठीक है, तो संविधान सभा में क्या क्या बदलाव हुए हैं और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बदली हुई हैं, इन सबको हम देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि आप लोग देख रहे हैं जुलाई में यहाँ पर आप लोगों ने देखा घोषणा हो गई है। ठीक है, अब जुलाई में घोषणा हो गई कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर भारत को आज़ाद करवा दिया जाएगा तो हमारे पास तो फहराने के लिए एक नया झंडा चाहिए। ठीक है, एक अच्छा झंडा होना चाहिए, यानी कि वो आप लोग इसीलिए देखते हैं हमने जो झंडा था वो जो जुलाई में ही अपना लिया था। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को भारतीय जो झंडा है वो अपनाया गया था। ठीक है, ये जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स वाली चीज़ें आप लोगों को सीधा मैं लास्ट में दे दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। दूसरी कुछ बातें और बता देता हूँ, ये टॉपिक जैसे ही ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम जितने भी क्वेश्चंस, ये 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इन 2 चैप्टर्स में जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हुए होंगे, जहाँ जहाँ से भी मुझे मिल जाएंगे, कुछ बुक्स हैं उनसे भी, ठीक है, तो वो सब हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि हमें ये देखना है कि आखिर हमारा ये जो पढ़ना है ये सक्सेसफुल है भी या नहीं है। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, देखिए बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, सब लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे में देखना ये है कि आखिर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपको एग्जाम देने से मतलब है, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। एग्जाम में जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे आप पास नहीं होंगे, भले ही आपको कितनी भी चीज़ें आती हों, समझ हो, कितनी भी बार पढ़ाया जा रहा हो। ठीक है, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं आखिर ये क्या क्या चीज़ें बदली हैं और क्या क्या बदलाव हुआ है। तो चलिए देखते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम के बाद क्या हुआ। भारत स्वतंत्रता अधिनियम आ गया, उसके बाद भारत आज़ाद हो गया। जब भारत आज़ाद हो गया तो आप लोगों ने देखा क्या क्या चीज़ें बदलने वाली हैं 15 अगस्त के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एक कार्यकारी परिषद। ठीक है, तो ये कार्यकारी परिषद, तो आप लोग याद करिए, कार्यकारी परिषद थी, इसका गठन ऑलरेडी पहले ही करवा दिया गया था। ठीक है, तो और उसमें से जो कार्यकारी परिषद का जो अध्यक्ष हुआ करता था, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, ये कौन था। ठीक है, तो ये था वायसरॉय, और यहाँ पर अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष थे वो कौन बनाया गया था। ठीक है, तो उपाध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इतनी चीज़ें ऑलरेडी मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बता दी थी। तो अध्यक्ष कौन है, वाइसरॉय था, और उपाध्यक्ष कौन था, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये पुरानी वाली कार्यकारिणी परिषद है, याद करिए। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दी थी। इसके बाद क्या हुआ, ठीक है, अब जो बदल रही है 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त के बाद कार्यकारी परिषद ये क्या कहलाएगी, एक्चुअल में अंतरिम सरकार कहलाएगी, इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है, तो अंतरिम सरकार का मतलब है कि जब तक पूर्ण रूप से चुनाव ना होकर और सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक सरकार कैसे बनेगी। ठीक है, तो वो अंतरिम सरकार कहलाएगी, टेम्परेरी, एक तरह से टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई जाएगी, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, तो टेम्परेरी गवर्नमेंट है, तो फिर यहाँ पर कौन बनना चाहिए, तो आप लोगों को पता चल रहा है प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, अब जब सरकार अंतरिम है तो प्रधानमंत्री भी अंतरिम। ठीक है, तो सब कुछ टेम्परेरी है, और प्रधानमंत्री आप लोगों को पता है फिर किसको बनाया जाना है, जवाहरलाल नेहरू। तो इस हिसाब से अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। अंतरिम सरकार एक तरह से आप लोग समझिए कि मंत्री परिषद की तरह काम कर रही है, बिल्कुल इसकी तरह, मंत्री परिषद की तरह। और यहाँ पर अब जो भी ये बात प्रधानमंत्री और इनकी जो पूरी की पूरी टीम है, ठीक है, जो आप लोग ये पूरी की पूरी टीम है अभी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो ये अंतरिम सरकार
प्रधानमंत्री ये जो बने हुए हैं इनकी जो भी बातें होंगी वो वाइसरॉय माना करेगा। ठीक है, वाइसरॉय तो अब रहा नहीं, तो अब गवर्नर जनरल मैं कहूँ कि गवर्नर जनरल जो भी इनकी बातें होंगी वो मानेंगे। सेम यही काम, ठीक है, यही काम प्रांतों में भी किया जाएगा। वहाँ पर प्रांतीय जो सरकारें हैं, ठीक है, वहाँ पर इस हिसाब से हो जाएगा कि वहाँ पर भी अंतरिम सरकारों का गठन हो जाएगा, अंतरिम मंत्री परिषद बन जाएगी और वहाँ पर जो भी गवर्नर काम कर रहे होंगे वो उनकी बात को अब माना करेंगे, यानी कि वो जो भी कहेंगे वो गवर्नर या गवर्नर जनरल को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से प्रधानमंत्री हो गए जवाहरलाल नेहरू और बाकी अन्य मंत्री कुछ जो आप लोग देख रहे हैं, ये लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस प्रकार हैं। ठीक है, तो ये पुरानी वाली जो लिस्ट है वो भी मैंने यहाँ पर दे दी है, आपको ये दिखाई दे रही है। ठीक है, और उसके बाद आप लोग देख रहे हैं ये नई वाली लिस्ट, दोनों लिस्ट हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दोनों लिस्ट यहाँ पर मैंने आपको दिखा दी हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या हुआ, तो दूसरी चीज़ कार्यकारी परिषद की ये बात हो गई। ठीक है, अब कार्यकारी परिषद के बाद अगर मैं बात करूं तो संसद का क्या चल रहा है, तो मैंने आपको बताया कि अब ये संसद कैसे काम कर रही है। ठीक है, तो इस संसद को अब जो काम करना है वो अब संविधान सभा को ही संसद के रूप में काम करना है। ठीक है, तो अभी तक जो संविधान सभा थी, ठीक है, वो संविधान बनाने का काम कर रही थी, नॉर्मल कानून बनाने का काम नहीं है उसके पास, जो संसद किया करती है। ठीक है, लेकिन अब चूंकि हमारे पास अभी संसद का गठन नहीं हुआ है, संविधान बन के रेडी नहीं हुआ है, यही संविधान सभा काम कर रही है, तो यही संविधान सभा हमारी क्या है, तदर्थ संसद के रूप में काम करेगी। तदर्थ मतलब एडहॉक। ठीक है, तो एडहॉक पार्लियामेंट, तो ये एडहॉक पार्लियामेंट के रूप में इस तरह से संविधान सभा काम करेगी। यहाँ पर जब संसद का इस तरह से गठन किया गया, ठीक है, तो उस टाइम जब संविधान सभा में जो तदर्थ संसद का गठन किया गया था उसमें 296 सदस्य थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो 296 सदस्यों की ये तदर्थ संसद का गठन किया गया था। और अब इसमें देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई कि संविधान सभा में आप लोग देखते हैं कि अध्यक्ष कौन था। ठीक है, तो संविधान सभा में अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने अभी अभी लिस्ट में देखा राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री भी हैं, यानी कि ये राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो मंत्री के रूप में भी काम कर रहे हैं इस अंतरिम गवर्नमेंट में। तो इस अंतरिम सरकार में एक मंत्री के रूप में भी काम कर रहे हैं। अब आप लोगों, अगर एक छोटा सा रूल अभी तो वैसे लागू है, जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ उनको पता है। ठीक है, नए लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, जो भी मंत्री होता है, ठीक है, वो अभी जो विधानसभा या फिर हमारी संसद है, मान लीजिए लोकसभा, ठीक है, लोकसभा में या राज्यसभा में, ठीक है, चाहे इधर विधान परिषद हो, विधानसभा हो, ठीक है, तो यानी कि इनमें किसी में भी, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो, चाहे वो स्टेट की हो, चाहे उधर पार्लियामेंट हो, ठीक है, इनमें किसी में भी जो मंत्री है वो अध्यक्ष नहीं बन सकता, या फिर इसको उल्टा करके कह लीजिए, जो अध्यक्ष है वो मंत्री नहीं बन सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये कि यहाँ पर अध्यक्ष कौन है, राजेंद्र प्रसाद, और वो क्या है, मंत्री, और यहाँ पर संसद का काम किसको करना है, अब संविधान सभा को। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई है। अब प्रॉब्लम ये है कि राजेंद्र प्रसाद जब ये संसद के रूप में बैठेगी, ये देखिए संविधान सभा ऐसा करती थी कि कुछ दिनों के लिए संसद के रूप में काम करती थी और कुछ दिनों के लिए संविधान सभा के रूप में काम करती थी। तो संविधान सभा के रूप में जब वो बैठक कर रही है तो अध्यक्ष ये रहे, ठीक है, लेकिन जब वो संसद के रूप में बैठक कर रही है तब क्या होगा, संसद के रूप में बैठक करने के लिए अध्यक्ष ये नहीं हो सकते, क्योंकि ये क्या हैं, मंत्री हैं। ठीक है, और जब इनसे ये कहा गया कि आप या तो मंत्री पद छोड़ दीजिए या तो अध्यक्ष पद छोड़ दीजिए, तो राजेंद्र प्रसाद ने दोनों छोड़ने से मना कर दिया था। ठीक है, तो एक स्टोरी है इसके पीछे भी। तो इसमें इन्होंने क्या किया, दोनों को छोड़ने से मना कर दिया कि मैं ये भी रखूंगा और ये भी रखूंगा, और इस हिसाब से विवाद बढ़ता गया और बड़ी मुश्किल से इनसे ये कहा, इन्होंने कहा कि मैं दोनों ऑफिस रखूंगा अपने पास, लेकिन बाद में जाकर इनको बड़ी मुश्किल से मनाया गया। ठीक है, और फाइनली इन्होंने कहा कि ठीक है, मंत्री पद तो नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, अब मंत्री पद नहीं छोड़ूंगा और इसका अध्यक्ष भी नहीं छोड़ूंगा, तो इसका मतलब है कि हमें तदर्थ संसद के लिए एक नया अध्यक्ष चाहिएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब तदर्थ, यही संविधान सभा जब तदर्थ संसद के रूप में बैठती थी, जब बैठक संसद के रूप में हुआ करती थी, तब अध्यक्ष कोई और होता था, गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी कि GV मावलंकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, तो ये अध्यक्ष हुआ करते थे। इसका क्वेश्चन भी आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मंत्री होने की वजह से संसद की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं, वो अब नहीं कर सकते हैं, तो नया अध्यक्ष चाहिए। जब ये संसद के रूप में बैठेंगे, ठीक है, तो GV मावलंकर क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। अध्यक्षता GV मावलंकर के द्वारा की जाएगी। ठीक है, और इस तदर्थ संसद ने 17
नवंबर से 1947, ठीक है। 17 नवंबर 1947 से संसद के रूप में ये संविधान सभा काम करती रही और इसने तब तक काम किया जब तक आप लोग ये देखते हैं कि संसद का गठन नहीं हो गया, यानी कि 19 अप्रैल 1952। आप लोगों को पता है हमारी जो संसद है उसका गठन जो किया गया था वो 1952 में किया गया था। तो 17 नवंबर 1947 से लेकर, ठीक है, अप्रैल 1952 तक, ठीक है। तो अप्रैल 1952 तक इसने किस रूप में काम किया है? संविधान सभा ने तदर्थ संसद के रूप में भी काम किया है, ठीक है। और अप्रैल 1952 में आप लोग देखते हैं कि गठन हो गया हमारी संसद का, तो उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। तो अब दूसरा देख लेते हैं, तो वाइसरॉय का क्या हुआ, ठीक है। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि कैसे हमारी जो संसद है, ठीक है, वो जो हमारी संविधान सभा है वो तदर्थ संसद के रूप में काम कर रही है। और इस तदर्थ संसद ने आप लोगों ने देखा अप्रैल तक, ठीक है, अप्रैल 1952 तक काम किया। 17 अप्रैल 1952 तक एक्चुअल में काम किया था, अगर आपको डेट भी याद रखनी है तो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें कि वाइसरॉय के साथ क्या किया गया, क्योंकि अब आज़ाद हो गए हैं। तो वाइसरॉय का मतलब मैंने आपको बता दिया था, एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव मानिए, ठीक है, प्रतिनिधि मानिए। अब इस प्रतिनिधि का क्या किया जाए? ये जो प्रतिनिधि है, वाइसरॉय है, रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। जब हम ब्रिटेन के गुलाम रहे ही नहीं तो उसके जो रानी है उसका प्रतिनिधि की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इस हिसाब से ये हटा दिया गया और पद नाम फिर से क्या आ गया? गवर्नर जनरल। अब ये गवर्नर जनरल आ गया और हम आज़ाद हो गए हैं। तो इस हिसाब से आप मुझे बताइए, जब हम आज़ाद हुए तो अभी किसकी योजना के तहत आज़ाद हुए थे? तो आपने कहा माउंटबेटन था, यानी कि उस समय जो उस समय जब वाइसरॉय था वो कौन था? माउंटबेटन, ठीक है। और अब वो क्या बन गया है? गवर्नर जनरल, यानी कि ब्रिटिश भारत का अंतिम वाइसरॉय कौन? ठीक है, तो माउंटबेटन, ब्रिटिश भारत का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ब्रिटिश भारत। तो ये ब्रिटिश भारत का अंतिम वाइसरॉय कौन? माउंटबेटन। लेकिन अब हम आज़ाद हो गए हैं, तो यहाँ पर आप ले लीजिए स्वतंत्र भारत, ठीक है। तो ये स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल, यानी कि ये फर्स्ट, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? माउंटबेटन। तो इस हिसाब से माउंटबेटन हमारा गवर्नर जनरल रहा, ठीक है। तो माउंटबेटन रहा, हालांकि बाद में आप लोग ये देखते हैं इसको भी बाद में हटा दिया गया था 21 जून 1948, 1948, अगले साल तक, यानी कि 1947 में हम आज़ाद हुए, ये गवर्नर जनरल हो गया, वाइसरॉय से गवर्नर जनरल आ गया। अब हम स्वतंत्र भारत हैं, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये पता चल गया। अब इसने कितने दिन काम किया? तो 21 जून 1948 तक काम किया, क्योंकि 21 जून को हम लोगों ने एक नई नियुक्ति की थी, ठीक है। वो थे सी चक्रवर्ती, यानी कि सी से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। तो ये सी राजगोपालाचारी, यानी कि 21 जून 1948 से लेकर, ठीक है, सी राजगोपालाचारी ने काम किया। और ये काम करेंगे बाद में, हम इसकी डिस्कस कर लेंगे, बस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 तक इन्होंने काम किया था, जब तक हमारा राष्ट्रपति नहीं आ गया, ठीक है। तो इसको भी देखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे चीज़ को। तो यहाँ आप लोगों को पता चल गया कि आखिर गवर्नर जनरल के साथ क्या किया गया। और नेक्स्ट आप लोगों को पता है, अब हम बात करेंगे किस चीज़ की? ठीक है। तो जो हमारा मेन टॉपिक है अब हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। और हमारा मेन टॉपिक है संविधान सभा। तो अब इस संविधान सभा का क्या हुआ? मेन तो यही है, क्योंकि हमारा टॉपिक यही चल रहा है, संविधान सभा के साथ क्या किया गया। तो आप लोगों को पता है संविधान सभा के भी 2 टुकड़े कर दिए गए। अब जब भारत के 2 टुकड़े हो गए हैं, क्षेत्र भी कम हो गए हैं, तो इस हिसाब से संख्या भी कम हो जानी चाहिए। तो आप लोगों को पता है अब ये 389 जो सदस्यों की जो हमारी संविधान सभा थी, ठीक है, ये छोटी हो गई है। अब ये किसमें कितने सदस्य रह गए? 299 सदस्य रह गए हैं, 299। तो इस हिसाब से 299 सदस्य रह गए हैं। 299 में से भी अगर आप लोग देखते हैं, अगर मैं इसको भी तोड़ दूं, ठीक है, तो आप लोगों को ये पता चलता है, तो 299 सदस्यों में से एक्चुअल में 229 सदस्य और प्लस आप लोग देखते हैं 70 सदस्य, ठीक है। तो ये 70 सदस्य हैं कहाँ से? देसी रियासतों से,
ठीक है। तो कितनी देसी रियासत थी, तो आप लोग देखते हैं इस हिसाब से, ठीक है। तो 565, और 565 देसी रियासतों में से जो 13 देसी रियासत हैं वो चली गई हैं पाकिस्तान, ठीक है। और बाकियों की अभी हम बात करेंगे जब एक टॉपिक आएगा अपना भारत का, ठीक है, तो उसमें देखेंगे बाकी के साथ क्या हुआ था, ठीक है। तो इसमें से आप लोग देखिए कि 13 चली गई हैं पाकिस्तान, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग देखें तो कितनी रह गई 552, यानी कि हमारे साथ जो जुड़ी थी वो 552 थी, ठीक है। 549 तो खुद जुड़ गई थी और बाकी 3 को जोड़ने के लिए कुछ करना पड़ा था या क्या क्या हुआ था उसकी हम बाद में बात करेंगे, पूरा डिटेल है उसमें। और यहाँ पर अब देखिए जो वहाँ पर हमने उस टाइम देखा था, तो आपने देखा था 292 + 4 ये प्रांतों से लिए गए थे, टोटल 296 सदस्य। अब ये कितने रह गए हैं, 229 रह गए हैं मात्र, ठीक है। तो ये 229 कहाँ के हैं, ये प्रांतों के हैं। तो इस हिसाब से आप लोग देखिए जो हमारी संविधान सभा है उसमें अब सदस्य कम हो गए हैं, 299 सदस्य हो गए हैं, देख, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 299 सदस्यों का जो हो गई है। अब क्या हुआ, अब आगे क्या होने वाला है, तो आप एक चीज़ सोचिए, अब हमारे देश को चलाने वाला कानून अभी तक बना नहीं है, यानी कि संविधान हमारा अभी तक बना नहीं है, और अब हम आज़ाद भी हो गए हैं। अब आज़ाद हो गए, हम संविधान देश कैसे चलाएं, तो ठीक है उसके लिए एक इंतज़ाम किया हुआ था कि 1935 के कानून से चलाते रहिए। लेकिन इससे पहले आप ये भी तो देखिए कि हमारे देश अब टेम्परेरी चल रहा है। टेम्परेरी क्यों चल रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो भी टेम्परेरी, यानी कि एंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम बनाए गए हैं, ठीक है। संसद है वो भी तदर्थ है, एडहॉक है वो भी टेम्परेरी है, यानी कि हम टेम्परेरी देश को कब तक चलाते रहेंगे। अब हमारे ऊपर एक प्रेशर, यानी कि संविधान सभा के ऊपर एक प्रेशर आ गया। संविधान सभा के ऊपर प्रेशर ये था कि अब फटाफट जैसा भी हो इस संविधान को फटाफट बनाया जाए, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दिनों तक किसी भी देश को इस तरह से टेम्परेरी नहीं चलाया जा सकता है, सिस्टम पूरा सेट करना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ को करने के लिए एक प्रेशर आ जाता है और फटाफट चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। तो देखते हैं आखिर क्या हुआ, ठीक। तो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हम आज़ाद हो गए हैं, अभी हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं है, यानी कि देश को चलाने के लिए कानून जो बना रहे हैं हम वो बनकर तैयार नहीं है, ठीक है। तो हमारे ऊपर एक प्रेशर आ गया कि जल्दी से इस संविधान को रेडी किया जाए, ठीक है, जल्दी, क्योंकि टेम्परेरी बहुत ज़्यादा दिनों तक हम इस देश को इस तरह से नहीं चला सकते हैं। तो इस प्रेशर में काम किया गया कि जो संवैधानिक सलाहकार यानी कि BN राव, आप याद करिए, ठीक है। तो संवैधानिक जो सलाहकार हैं उनसे कहा गया कि आप जो भी अभी तक आपने ड्राफ्ट बनाया है, जैसा भी संविधान अभी तक आपका रेडी हुआ है उसको फटाफट सबमिट कर दीजिए, ठीक है। तो उन्होंने वो सबमिट कर दिया। तो जब वो सबमिट हो गया तो फिर 29 अगस्त 1947, यानी कि अभी हमें आज़ाद हुए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए हैं और 29 अगस्त 1947 को हमने क्या किया, ठीक है, एक प्रारूप समिति, ठीक है, प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, BR अम्बेडकर। ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाई दिया है, ठीक है। 7 सदस्यीय समिति BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में, ठीक है। तो प्रारूप समिति का गठन किया गया। अब इसका काम ये था कि वो जो ड्राफ्ट सबमिट हुआ है, जो संवैधानिक सलाहकार की टीम ने किया है, ठीक है, परामर्श जो टीम है उसने किया है, ठीक है, तो उसको रिव्यू करना और उसको पूरी स्टेप बाय स्टेप उसको रिव्यू करके और उसको अच्छी व्यवस्थित करना, रीअरेंज करना, ठीक है। तो इस हिसाब से इनको अरेंज करना और पूरा काम इनको लिखने का दिया गया, ठीक है। और इन लोगों ने क्या किया, फरवरी, ठीक है, इन लोगों ने इस समय फरवरी 1948 तो इस प्रारूप समिति ने फरवरी 1948 में एक ड्राफ्ट बनाकर दे दिया, ड्राफ्ट यानी कि प्रारूप सबमिट कर दिया। तो अब इन्होंने प्रारूप दे दिया, तो इस प्रारूप को क्या किया गया, 21 फरवरी 1948 इसको क्या किया गया, पब्लिश कराया गया, प्रकाशित कराया गया। देखिए, प्रकाशित कराया गया, जो प्रारूप इन लोगों ने बना दिया, ये 21 फरवरी 1948 को प्रकाशित हुआ। तो किस चीज़ में प्रकाशित हुआ, तो अखबार चाहिए तो गवर्नमेंट का अखबार, यानी कि गवर्नमेंट का प्रकाशन। तो गवर्नमेंट का प्रकाशन आप लोगों को पता है भारत का राजपत्र कहलाता है, गेजेट ऑफ इंडिया। तो भारत का राजपत्र, तो भारत के राजपत्र यानी कि गेजेट ऑफ इंडिया में इसको प्रकाशित करा दिया गया। अब सवाल यह है प्रकाशित क्यों कराया गया, ठीक है। तो एक्चुअल में जनता के सजेशंस चाहिए थे, सुझाव, ठीक है। तो क्यों प्रकाशित किया गया, जनता के लिए,
जनता से हमें क्या चाहिए थे, सुझाव चाहिए थे। तो जनता के सुझाव लेने थे, इस वजह से हम इसको क्या किया गया, प्रकाशित कर दिया गया। अब जनता ने भी अच्छे सुझाव दिए। अब जब सुझाव दिए तो यानी कि प्रारूप दोबारा बनाना पड़ेगा। तो इन लोगों ने क्या किया, इस जनता के सुझाव मिलने के बाद इस प्रारूप को दोबारा रेडी किया, ठीक है। और दोबारा रेडी करने के बाद इसको अक्टूबर 1948 में, ठीक है, इसका फाइनल ड्राफ्ट बना दिया गया, यानी कि फाइनल, ठीक है। तो जो फाइनल प्रारूप है वो रेडी करके सबमिट कर दिया गया और फिर से क्या किया गया, प्रकाशित कराया गया, यानी कि फिर से पब्लिश करा दिया गया गैजेट ऑफ इंडिया में। तो ये फाइनल ड्राफ्ट कब प्रकाशित हुआ, अक्टूबर 1948 में। यानी कि अब कुल मिलाकर कहने का ये है, हमारा संविधान का जो प्रारूप है वो रेडी हो चुका है, ये फाइनल व्यू है, ठीक है। तो अब ये फाइनल है, ड्राफ्ट है, तो फाइनल व्यू है। तो अब इसके साथ क्या करना है, ठीक है। अब देखिए, आज के सिनेरियो में ये देखें कि आज अगर आपको कानून बनाना है कोई, तो क्या प्रोसेस है उसकी। आप संसद जाएंगे, क्या कानून तुरंत बन जाएगा या उसकी कोई प्रोसेस है, ठीक है। तो आप संसद में जाएंगे, कानून बनाने की एक पूरी प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। आपको अगर राज्य के लिए कानून चाहिए तो विधानसभा जाएंगे, उसको एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें पहले वो प्रोसेस समझना है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, तो संविधान बना रहे हैं, यानी कि देश को चलाने के लिए बनाया गया कानून, यानी कि ये भी कानून ही है लेकिन देश को चलाने के लिए बनाया गया कानून है, ठीक है। तो इसको भी पारित करवाना पड़ेगा इसी हिसाब से, ठीक है। तो चीज़ों को करना पड़ेगा। तो कैसे वो स्टेप बाय स्टेप कानून आज बनाया जाता है, ये समझेंगे कि आज कैसे कानून बनता है स्टेप बाय स्टेप, और ये कैसे बना, उसी प्रोसेस से ये भी बना है, उसी प्रक्रिया से ये भी बना है, ठीक है। तो इसको भी समझ लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे कानून बनाया जाता है। तो देखते हैं आज कानून कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो आज के सिनेरियो में कि हम बात कर रहे हैं कानून। देखिए, जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो सबसे पहले उसका वो ड्राफ्ट रेडी हो जाता है, यानी कि वो लिखकर तैयार हो जाता है कि क्या क्या कानून में होगा, ठीक है। तो ये काम कर लिया जाता है पहले ही। तो जब इसको अब संसद में जाना है तो सबसे पहले इस प्रारूप को अध्यक्ष को दे दिया जाता है। मान लीजिए कि मैं हूँ, मुझे कानून बनवाना है, किसी एक सदस्य को तो बनाना ही पड़ेगा, वो लेकर जाएगा प्रारूप, ठीक है। तो वो जब प्रारूप उसको देगा, यानी कि अध्यक्ष को देगा, ठीक है। तो यानी कि आप ये सोचिए, अध्यक्ष के पास क्या होगा, उसका सबमिशन होगा, सबमिट किया जाएगा, ठीक है। तो सबमिशन होगा अध्यक्ष को, ठीक है। तो अब अध्यक्ष के पास आप ऐसे मान लीजिए कोई लेकर जा रहे हैं और उससे फिर अध्यक्ष पूछेगा ये क्या है, मतलब इसके अंदर क्या है, आप कैसा कानून बनना चाहते हैं। तो उसको बताना पड़ेगा पूरा डिटेल थोड़ी सी, ठीक है। एक ब्रीफ देना पड़ेगा, डिस्कशन उसको करना पड़ेगा कि आखिर ये कानून किस लिए है, किस चीज़ के लिए है और क्या करेगा, ठीक है। तो वो जो ये पूरे डिस्कशन करेगा, ये थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन होगा, ठीक है। इसको कहते हैं फर्स्ट रीडिंग। तो कोई भी कानून जब आएगा तो इसको प्रथम वाचन, ठीक है, प्रथम पाठन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो प्रथम जो फर्स्ट रीडिंग है, प्रथम वाचन या प्रथम पाठन, ये हो जाएगा। यानी कि जो अध्यक्ष को सबमिशन हो रहा है और उसमें जो थोड़ी सी चर्चा की जा रही है, यानी कि उसके बारे में जो बताया जा रहा है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट रीडिंग कहते हैं। अब क्या होगा, अब अध्यक्ष उसको सुन लेगा, सब कुछ हो जाएगा और उसके बाद अब अध्यक्ष कहेगा कि ठीक है, अब इस पे हम सब पूरे संसद में चर्चा की जाएगी। मान लीजिए लोकसभा में आया तो लोकसभा में, राज्यसभा में आया तो राज्यसभा में, तो अब इस पे चर्चा की जाएगी। अब जो चर्चा होगी तो इसमें क्लॉज बाय क्लॉज, यानी कि एक पैरा बाय पैरा, लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट चर्चा की जाएगी, यानी कि एक बड़ा डिस्कशन होगा, ठीक है, चर्चा। तो वृहद चर्चा कह सकते हैं आप इसको, एक वृहद चर्चा होगी, ठीक है। एक पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन होगा, पॉइंट टू पॉइंट होगा, ठीक है, पैरा बाई पैरा, पॉइंट टू पॉइंट ये चर्चा की जाएगी, ठीक है। तो अब अध्यक्ष क्या करता है, इसकी डेट बता देता है कि इस तारीख को इतने बजे आप क्या जो आप ये प्रारूप लेकर आए हैं, ठीक है, इसको क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्कस किया जाना है, तो इस हिसाब से ये चर्चा शुरू हो जाती है। और ये जो चर्चा होती है पॉइंट टू पॉइंट, वृहद चर्चा आप इसको कह सकते हैं, इसको कहते हैं सेकेंड रीडिंग, ठीक है, यानी कि द्वितीय वाचन, द्वितीय वाचन या फिर द्वितीय पाठन। तो द्वितीय पाठन,
अब ये जितना हंगामा वगैरह होता है वो इसी में ही हो जाता है। इसमें जब क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा कर रहे होते हैं तो फिर ये लोग क्या करते हैं, इसमें डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं कि अब ये नहीं, ये वाली लाइन नहीं चाहिए, ये वाली लाइन ऐसा लिखो या फिर ये लाइन हटाई दो। इसमें डिस्कशन होता है, फिर वो पार्टीज आपस में लड़ाई भिड़ाई करती हैं। लड़ाई भिड़ाई का मतलब वो आपस में बोल के, ठीक है ये नहीं चाहिए, ऐसा वाला नहीं चाहिए, ये हटाइए, ये हम इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम इस लाइन का समर्थन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, जितना भी डिस्कशन जो आप लोग देखते हैं, लाइव डिबेट्स आप लोग देख लेते हैं, इसमें जो राज्यसभा में लोकसभा में चल रही होती हैं, ठीक है, तो ये सारा का सारा किस में होता है, सेकंड रीडिंग में होता है। और जब ये हो जाता है, अब इसमें से अब जो लेकर आया है, यानी कि कौन जिसने प्रारूप सबमिट किया था, वो ये देखता है कि ठीक है इसमें से इतनी चीज़ें हटा देते हैं और इतनी चीज़ें रख लेते हैं। उसके बाद जब अध्यक्ष को लगता है हाँ अब अच्छे से डिस्कशन हो गया है, जो बदलाव करना था वो बदलाव हो गया है, जो रखना था वो रख लिया है, जब अध्यक्ष को संतुष्ट हो जाता है कि चीज़ें हो गई हैं, तब वो कहता है कि ठीक है अब ये द्वितीय वाचन खत्म हो गया, सेकेंड रीडिंग खत्म हो गई, अब बारी आएगी थर्ड रीडिंग की, ठीक है। किस चीज़ की बारी आएगी अब, थर्ड रीडिंग, ठीक है, तृतीय वाचन या फिर तृतीय पाठन। अब देखिए इसमें क्या होता है, तृतीय पाठन में, तृतीय वाचन में, ठीक है, थर्ड रीडिंग में, अब अध्यक्ष जब द्वितीय वाचन खत्म हो गया होता है तो अध्यक्ष बता देता है बाद में कि इतनी तारीख को इतने बजे हम इस पर थर्ड रीडिंग करेंगे, यानी कि ये देखा जाएगा कि कितने लोग सहमत हैं इसको पारित कर दिया जाए, ठीक है, कितने लोग सहमत हैं और कितने लोग असहमत हैं इसको पारित करने के लिए, ठीक है। तो थर्ड रीडिंग वाली डेट आ जाती है, मान लीजिए कि आज तीसरी रीडिंग होनी है, तो थर्ड रीडिंग वाली तो फिर से वही लाया जाता है कि ये प्रारूप था, हम इसकी सेकेंड रीडिंग कर चुके हैं, अब आप लोगों जितने आप लोगों ने सहमत हैं, ठीक है, तो उसमें से ये लाइन हटा दी गई है, ये वाली लाइन हटा दी गई है, ये लाइन बदल दी गई है, यानी कि नया प्रारूप है एक तरह से, बदलाव के साथ, अगर बदलाव हुआ है तो, ठीक है, नहीं बदलाव हुआ है तो वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो अब वो मान लीजिए कह देते हैं कि ठीक है ये है, अब बताइए इसमें से कितने लोग आप में से सहमत हैं कि इसको पारित करना है। अब अध्यक्ष क्या करता है, अध्यक्ष ये देखता है कि सभी लोग से पूछता है कि क्या सभी लोग सहमत हैं, तो वो लोग बोल देते हैं हाँ सब लोग सहमत हैं, आयस, यस बोला जाता है, आयस, ठीक है, सभी लोग सहमत हैं। तो अध्यक्ष को जब लगता है कि हाँ सभी लोग ये कह रहे हैं कि सहमत हैं, तो ये कह देते हैं कि ठीक है लोगों ने मान लिया है कि सहमत हैं। लेकिन अध्यक्ष को ये लगता है कि आयस की आवाज़ के साथ नोज़ की आवाज़ भी ज़्यादा है, नोज़ कहा जाता है उस टाइम नो के लिए, ठीक है, तो नो की आवाज़ भी ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब अध्यक्ष कंफ्यूज हो गया है कि अध्यक्ष सोचता है यस है कि नो है, समझ में नहीं आ रहा है। तो अध्यक्ष क्या कहता है कि ठीक है एक काम करिए, हाथ उठाइए, ठीक है, हाथ उठाकर देख लेते हैं, ठीक है। तो हाथ उठाते हैं तो उसमें भी अगर ऐसा लगता है कि कौन से हाथ ज़्यादा हैं, कम उठाने वालों के कम हैं, ठीक है, तब अध्यक्ष जब गिन नहीं पाता है चीज़ों को, तब कहता है कि अब वोटिंग कराएंगे, सब लोग वोट करिए यस या नो। तो ये जो वोटिंग होती है, ठीक है, एक तरह से आप ये सोचिए, ये जो वोटिंग है, ठीक है, तो वोटिंग कराई जाती है, इसको पारित कराया जाता है जिसमें, ठीक है, वो क्या कहलाती है, थर्ड रीडिंग है। अध्यक्ष अब कह देता है कि ठीक है वोटिंग हो गई है, इतने पक्ष में हैं, इतने विपक्ष में हैं, अब चाहे तो अगर पक्ष में ज़्यादा हुए तो वो पारित हो जाएगा और विपक्ष में ज़्यादा हुए तो पारित नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एक प्रोसेस संसद के अंदर चलती है, ठीक है। और उसके बाद जब मान लीजिए पारित हो गया तो कह दिया जाता है कि फाइनली ये क्या हो गया है, पारित हो चुका होता है। और उसके बाद की प्रोसेस दूसरे सदन में भी होती है, फिर दूसरे सदन में भी सेम प्रोसेस होगी, ठीक है, दूसरे सदन में होगी, उसके बाद फिर जाकर फिर राष्ट्रपति को भेजा जाता है, तो वो बाद की बात है। पहले तो हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं कि संसद की किसी एक सदन में क्या होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया, फर्स्ट रीडिंग होगी, प्रथम वाचन होगा, यानी कि वो सबमिट होगा, सबमिशन के साथ उसको डिस्कशन करना पड़ेगा कि क्यों आया, एक सारांश देना पड़ेगा, ठीक है, वो सारांश बताना पड़ेगा। उसके बाद अध्यक्ष टाइम डिसाइड करेगा पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन के लिए, तो ठीक है, और वो क्या कहलाएगी, सेकेंड रीडिंग कहलाएगी। उसी में ही जो बदलाव करवाने हैं वो इसी में ही हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड रीडिंग होगी, थर्ड रीडिंग में वोटिंग करवाई जाएगी, पारित हुआ या नहीं हुआ, यानी कि एक तरह से मतदान हो जाएगा कि आप इससे सहमत हैं या नहीं हैं। तो अध्यक्ष देखेगा, ठीक है, कि लोग सहमत हैं या नहीं हैं। तो कई बार सुनते हैं ध्वनि मत से पारित हो गया, ध्वनि मत मतलब सब लोग यस यस कर गए, ठीक है, तो सुनकर ये लग गया कि हाँ पारित हो गया है, ठीक है। तो कई बार वो आपको मैंने बताया कन्फ्यूज़न हो जाता है, पता नहीं चलता है यस है कि नो है, तो उस बार वोटिंग करवानी पड़ती है, फिर गिनने पड़ते हैं कि हाँ इतने पक्ष में और इतने विपक्ष में, तो इस हिसाब से ये पारित होता है। तो यानी कि ये एक प्रोसेस है किसी एक सदन से पारित होने का।
अब मैंने आपको बताया कि अब याद करिए संविधान का ड्राफ्ट रेडी हो चुका है। किसने रेडी किया? तो आपको पता है कि बी.आर. अम्बेडकर की टीम प्रारूप समिति, यानी कि कौन लेकर आएगा ये संविधान का ये प्रारूप, कौन सबमिट करेगा, यानी कि किसने सबमिट किया? तो आप लोग अब कह सकते हैं बी.आर. अम्बेडकर। तो बी.आर. अम्बेडकर ने ड्राफ्ट क्या किया? अब सबमिट कर दिया है। अब सबमिट कर दिया यानी कि फर्स्ट रीडिंग कर रहे होंगे वो, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग देखते हैं 4, ठीक है, अक्टूबर तक आपने देखा था कि यहाँ पर वो कब पब्लिश हो गया था? अक्टूबर 1948 तक, ठीक है। तो पब्लिश हो चुका था, तो अक्टूबर के बाद यहाँ पर आप देखिए नवंबर में, तो 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर, ठीक है, 1948, ठीक है, क्योंकि 1948 की चर्चा चल रही है सारी, ठीक है। तो 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 यानी कि 5 दिन इस पर क्या किया गया? फर्स्ट रीडिंग हुई, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा कानून नहीं था। जो छोटा मोटा कानून होता तो जिसकी सारांश 1 दिन में पढ़ा जाता है, 1 घंटे में या 2 घंटे में, नहीं, ये पूरे देश को चलाने के लिए बड़ा कानून था, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसको 5 दिन तक इस पर ये सारांश ही चलता रहा, बताते ही रहेगी ऐसे 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 चीज़ें होनी हैं, ठीक है। तो 4 नवंबर से 9 नवंबर। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फिर नेक्स्ट डेट आ गई कि इन्होंने डिसाइड किया कि अब इस पे चर्चा करवानी है पॉइंट टू पॉइंट। अब पॉइंट टू पॉइंट चर्चा के लिए यानी कि सेकंड रीडिंग होनी है। फिर सेकंड रीडिंग आप यहाँ पर देखते हैं 15 नवंबर। 15 नवंबर को ये शुरू हुई 1948, ठीक है। 15 नवंबर 1948 को इसमें पॉइंट बाय पॉइंट चर्चा शुरू हो गई और चर्चा होती रही और टाइम बीतता गया, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा कानून था। आप अगर पैरा बाई पैरा चर्चा करेंगे तो फिर लोग ज़्यादा सजेशंस भी देंगे जो वहाँ पर सदस्य हैं। तो इस हिसाब से जो संशोधन है इसमें, अमेंडमेंट हैं, ठीक है, इसमें 7,500 से ज़्यादा, ठीक है, 7,500 से ज़्यादा इसमें संशोधन आए। लेकिन अब क्या हमारे पास इतना टाइम है कि हम हर एक पर चर्चा करें और हर एक को देखें? नहीं, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं था, तो 2,500 पर भी चर्चा नहीं हुई। एक तरह से आप ये सोचिए, तो लगभग 2,500 पे ही चर्चा की 7,500 में से, ठीक है। और उसके बाद ये कर दिया गया कि एक काम करते हैं, संविधान को ऐसे कि जैसा है वैसे का वैसा ही पारित कर लेते हैं, जितने पर हो गया है। क्यों? क्योंकि अब हम 49 पहुंच चुके हैं, क्योंकि नवंबर तो हो ही गया था, ठीक है। तो आप लोग ये देखते हैं कि 17 अक्टूबर 1949 तक इस पर चर्चा होती रही और 17 अक्टूबर को फाइनल ये कर लिया गया, ठीक है, कि इसको ऐसे का ऐसा ही पारित कर दीजिए। क्योंकि अब हमने एक चीज़ इसमें रखी हुई है कि देखिए, अगर जो देश चलाएगा उसको अगर इसको बदलना होगा, संविधान में कोई चेंज करने होंगे, तो हमने ऑलरेडी एक क्लॉज जोड़ा हुआ है, अनुच्छेद जोड़े हुए हैं, ठीक है। क्या जोड़ा हुआ है? कि संविधान संशोधन, कि अब हम संविधान में बाद में भी संशोधन हो सकता है। यही, ऐसा नहीं है कि इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। तो संविधान में संशोधन हो सकता है तो करने वाला बाद में कर लेगा, ठीक है। तो अब तो जैसा है वैसे का वैसा ही इसको बना दिया जाए, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, 17 अक्टूबर 1949 को क्या कर दिया इन लोगों ने कि ठीक है, जो हो गया, यहाँ तक इसको इस सेकेंड रीडिंग को ख़त्म कर दिया जाए। अब और ज़्यादा 2,500 से और ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। मान लीजिए कि 2,500 करने में इनको, मान लीजिए कि कितने महीने, नवंबर से लेकर अक्टूबर, लगभग 1 साल मान लीजिए, ठीक है। तो लगभग 1 साल हो गया, तो और 2,500 यानी कि 5,000 तो अभी बाकी हैं, ये मानिए। तो 5,000 और करने के लिए और 2 साल लग जाएंगे फिर। तो इसलिए ऐसे तो फिर हमारा टेम्परेरी देश कब तक चलाया जाए? तो अगर टेम्परेरी देश को नहीं चलाना है तो फिर एक काम करिए, इसको यहीं पे ख़त्म करिए। संशोधन करने वाला, आगे आने वाले लोग अपने आप संशोधन करते रहेंगे, ठीक है। और इसको फाइनल सेकंड रीडिंग को यहाँ पर इस दिन ख़त्म कर लिया गया। अब बारी किसकी? अब बारी आई थर्ड रीडिंग यानी कि तृतीय वाचन की, जिसमें वोटिंग और पारित वगैरह कराया जाता है, मतदान कराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, अब 14 नवंबर 1949, तो अक्टूबर तक पहुंच गए। 17 अक्टूबर 1949 को सेकंड रीडिंग खत्म हुई, तो डेट आ गई कि अब 14 नवंबर को फिर से बैठेंगे, थर्ड रीडिंग किया करेंगे। तो 14 नवंबर 1949 को थर्ड रीडिंग कराई गई इसकी, ठीक है। और जो चली कब तक? 26 नवंबर 1949 तक, यानी कि आप देख लीजिए 14 से 26 तक चली है। और 26 नवंबर 1949, अब आपको पता है, मैंने अभी क्या बताया, जब थर्ड रीडिंग खत्म होती है तो क्या होता है? तो पारित होता है या तो नहीं होता है। तो इसका मतलब या तो संविधान पारित होगा या नहीं होगा। तो 26 नवंबर 1949 को आप लोगों को सबको पता है, संविधान दिवस मनाते हैं आप लोग, ठीक है। तो कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हो गया? पारित हो गया। यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये जो रखा गया था ड्राफ्ट, ये संविधान का ड्राफ्ट, ये संविधान, ये क्या हो गया है? पारित हो गया है। यानी कि 26 नवंबर को, यही डेट है जो आप लोग याद रखते हैं, ठीक है।
अब सवाल ये है कि क्या 26 नवंबर 1949 को संविधान जब पारित हुआ क्या तभी से लागू हो गया? ठीक है, तो इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है 15 अनुच्छेद जो एक अनुच्छेद था 394 नंबर अनुच्छेद ने में ये लिखा हुआ था कि 15 अनुच्छेद, ठीक है, इसी दिन से लागू कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या थे, क्या क्या है, आगे बढ़ जाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा अभी कि 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान था वो पारित हो गया। ठीक है, और जैसे ही आप लोगों ने देखा कि पारित हो गया तो क्या उस दिन लागू हो गया, तो मैंने अभी जैसे आपको बताया। ठीक है, तो मान लीजिए कि जब संविधान हमारा, ये लीजिए लिख देता हूँ यहाँ पर, जब हमारा संविधान पारित हुआ और या फिर अभी लागू होगा, अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या था तो आप लोगों को पता चलता है, एक तो है प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल है। ठीक है, इसके अलावा उसमें 22 भाग हैं, यानी कि पार्ट्स कितने हैं, 22 पार्ट्स में बांटा गया है, और उस 22 पार्ट्स में, ठीक है, 395 अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स कितने हैं। ठीक है, तो आपको पता चलता है कि 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसमें हैं अनुसूचियाँ। ठीक है, अनुसूचियाँ यानी कि शेड्यूल्स, तो कितने शेड्यूल्स हैं, तो उस टाइम अगर हम बात करें तो 8 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि बाद में ये सब चीज़ें बदल भी गई हैं। चलिए, प्रस्तावना अभी भी है, भाग अभी, नंबरिंग अगर देखेंगे तो 22 भाग अभी तक हैं, तो नंबरिंग अभी तक है 22 तक ही, लेकिन उसमें भी फिर बीच बीच में बढ़ गए हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अनुच्छेद भी हैं, नंबरिंग 395 तक ही है, लेकिन 460 से भी ज़्यादा, 65 से भी ज़्यादा अनुच्छेद इस टाइम हो गए हैं। ठीक है, तो अनुसूचियाँ 12 हो गई हैं, तो ये चीज़ें बदल गई हैं, धीरे धीरे हम चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या ये संविधान जो 26 नवंबर को पारित हो गया था, ठीक है, क्या ये लागू हो गया? ठीक है, 26 नवंबर 1949। देखिए हुआ क्या, बिल्कुल वही है जैसे हमारा ट्रेडिशन अभी भी चला आ रहा है। देखिए, आप लोग कॉलेज जाना चाहते हैं तो आप लोग या फिर कोचिंग जाते हैं तो आप देखते हैं आज मान लीजिए थर्सडे है या फ्राइडे है, तो आप सोचते हैं कि नहीं अगले हफ्ते से ही जाएंगे। ठीक है, मंडे से ही जाएंगे, नया शुरू हो जाएगा। ऐसे ही कुछ नया काम करना है तो सोचते हैं नए महीने से कर लेंगे या नए साल से कर लेंगे। तो बिल्कुल वैसा ही आप यहाँ पर भी सोच सकते हैं कि ये अभी नवंबर चल रहा है और 1 महीना रह गया है, फिर दिसंबर आ गया, क्योंकि 26 नवंबर तो हो ही गया है। तो ऐसे में फिर वो लोग सोचते हैं कि नए साल पर ही इसको लागू किया जाएगा। अब नए साल पर कोई इंपॉर्टेंट डेट भी चाहिए, तो वो डेट जो आप लोग देखते हैं वो डेट हमें मिली 26 जनवरी में। ठीक है, 26 जनवरी 1950। तो इंपॉर्टेंट डेट 26 जनवरी ली गई क्योंकि उस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था और रावी नदी के तट पर जो है वो झंडा वगैरह फहराया गया था। तो ये कहानी 1930 की। तो वो 26 जनवरी, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट डेट थी वो पिक की गई थी कि उस दिन अपना संविधान लागू करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल फिर अभी 26 नवंबर को क्या हुआ, जब ये पारित हो गया, तो 26 नवंबर को जब ये पारित हो गया, ठीक है, तब कुछ अनुच्छेद थे जो लागू कर दिए गए। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि ये नागरिकता से संबंधित हों, चाहे ये राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित हो, ठीक है, चाहे चुनाव से संबंधित हों। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो क्या की गई हैं, लागू कर दी गई हैं। 379, 380, 88, 91, 92, 93 और 394। ठीक है, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ये वो 15 अनुच्छेद हैं। ठीक है, जिसको उसी दिन लागू कर दिया गया। और ये किसने लागू कराया? 394 नंबर आर्टिकल ने। तो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 394 ये कहता है कि ये 15 अनुच्छेद इसी दिन लागू हो जाएंगे। यानी कि ये खुद भी लागू हुआ होगा तभी तो इसने लागू कराया। तो इसका मतलब आप ये सोच सकते हैं कुल मिलाकर 16 ये जो अनुच्छेद हैं ये लागू हो गए सब जोड़कर। तो इस हिसाब से इसी दिन लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे हमने ये संविधान जो था को आधे कुछ उसमें से जो पार्ट थे ये जो लागू कर दिए जो। ठीक है, इसके अलावा आगे क्या हुआ? अब देखिए, हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था, सब कुछ हो चुका है, अब तो पारित भी हो चुका है। तो बस अब बारी रह गई है कि हम उसको कब पूरी तरह से लागू कर रहे हैं। ठीक है, अब जो फैक्ट्स वाली बातें हैं वो ऑलरेडी आप लोगों को पता है। ठीक है, कि उसमें 2 साल लगे, 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। ठीक है, फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ तो, और फैक्ट्स में आप लोग देखते हैं कि टोटल जो सेशंस हैं, सत्र हैं, वो कितने हैं? ठीक है, सत्र, जिसको बैठकें भी लिखा रहता है कहीं कहीं, तो 11 कुल सत्र हुए इसको बनाने में जो बन चुका है। ठीक है, किसने लिखा? उसको हाथ से इचलिक रूप में जो लिखा हुआ है वो प्रेम
बिहारी नारायण रायजादा, देखिए तो इन्होंने अपने हाथ से उसको इटैलिक में लिखा हुआ है। तो इस हिसाब से जो इसको सजाया हुआ है चारों तरफ से, तो देखेंगे शांति निकेतन के कलाकारों ने ऐसा किया हुआ है। तो वो कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको लास्ट में भी अभी दे दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ कि आगे क्या हुआ। देखिए अब तय हो गया कि डेट क्या फिक्स हुई कि हम लोग इसको किस दिन लागू करेंगे संविधान को, ठीक है। तो संविधान को लागू करने की जो डेट है वो आप लोगों ने देखी कि किस दिन लागू हुआ है, हम पता ही है हमें, ठीक है, 26 जनवरी 1950। अब 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया जाना था, ठीक है। इसके लागू किए जाने से ठीक 2 दिन पहले यानी कि 24 जनवरी को, देखिए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों को बुलाया गया। ये कोई औपचारिक बैठक नहीं थी, ठीक है, अनौपचारिक थी। सिर्फ बुला लिया गया कि अब हमारा संविधान लागू होने जा रहा है तो आ जाइए सभी लोग, जितने लोग इन लोगों ने मिलकर बनाया था, संविधान सभा वालों को बुला लिया गया, ठीक है। और सबसे उसी दिन क्या कराया गया, साइन कराया गया संविधान के ऊपर, ठीक है, क्योंकि वो लागू होने जा रहा था 2 दिन में, ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ है, सिग्नेचर हुए हैं और सभी लोगों ने साइन किए हैं। उस दिन 299 में से 284 सदस्य जो थे वो अवेलेबल थे, ठीक है। और इन 284 सदस्यों ने उस दिन साइन किए हैं, ठीक है। और आप लोग देखेंगे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान हो चाहे राष्ट्रगीत हो, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों ही क्या हुए हैं 24 जनवरी 1950 को ही, यानी कि ये जो लास्ट जो यहाँ पर बैठक हो रही है, अंतिम बैठक इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इस दिन ही ये अपना लिए गए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट काम हुआ था, इसको भी याद रखना है, ठीक है। और वो इम्पॉर्टेंट काम क्या है, जो 24 जनवरी वाली जो लास्ट बैठक है उसमें हुआ है, ठीक है। अब देखिए इस दिन संविधान सभा वालों ने भारत का राष्ट्रपति चुना है, ठीक है। किसको चुना है, भारत का राष्ट्रपति। अब देखिए अब राष्ट्रपति चुना गया तो कौन चुन रहा है, तो चुनने वाला कौन है, तो आपको पता है भारत की जो संविधान सभा वाले हैं, ठीक है, ये संविधान सभा। तो ये संविधान सभा वाले जो हैं यही लोग चुनेंगे ये भारत का राष्ट्रपति। और इन्होंने किसको चुना, ठीक है, तो आप लोगों को पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जैसे ही राष्ट्रपति चुना तो फिर अब वो जो अभी तक प्रमुख कौन चल रहा था, तो आप लोग याद करिए फिर से, ठीक है। क्यों कैसे आप लोग देख रहे थे अभी तक कौन चल रहा था, वो था गवर्नर जनरल, ठीक है। तो यही हेड हुआ करता था, तो गवर्नर जनरल। और अब कौन आ गया है, अब आ गया है राष्ट्रपति, ठीक है। तो राष्ट्रपति इस टाइम कौन चल रहा है, तो आप लोगों को मैंने अभी बताया था कौन है, सी राजगोपालचारी। तो ये सी राजगोपालचारी जो इस टाइम गवर्नर जनरल चल रहे हैं, और अब यहाँ पर राष्ट्रपति आने वाला है। तो जब राष्ट्रपति ही आ गया है, ठीक है, हेड ऑफ द कंट्री, ठीक है, तो जब राष्ट्रपति ही आ रहा है तो अब गवर्नर जनरल की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, यानी कि इन्होंने इस दिन तक काम किया है, इसके बाद ये पद समाप्त कर दिया गया गवर्नर जनरल का। और गवर्नर जनरल पद की जगह किसने ले ली है, राष्ट्रपति ने, ठीक है। और वो राष्ट्रपति कौन आ गए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें हुई हैं 24 तारीख को। और उसके बाद एक दिन, अब ये संविधान सभा की बात करो, पहले संविधान सभा ने उस दिन से संविधान सभा का अपना काम खत्म हो चुका, ठीक है। संविधान सभा संविधान सभा के रूप में काम नहीं करेगी, वो सिर्फ तदर्थ संसद के रूप में काम करती रहेगी, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। संविधान सभा का रोल यहीं तक था जो समाप्त हो गया। इसके एक दिन बाद, एक दिन छोड़कर आप देख लीजिए, 24 के बाद 25 तारीख छोड़ दीजिए, 26 तारीख को, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ तक हमने संविधान बना लिया और लागू कर भी लिया है। अब मैं आप लोगों से कहूँ तो हमारे 2 टॉपिक हो चुके हैं। एक तो हमने जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, ठीक है, एक्ट्स वगैरह जो पढ़े थे वो देखे थे, ठीक है। उसके बाद दूसरा ये संविधान सभा वाला जो पूरा पोर्शन था, संविधान निर्माण वाला, ठीक है। 2 चैप्टर ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं और हम बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जब भी वीडियो में डालूंगा तो उसमें हम लोग ये जितने भी इन 2 चैप्टर से आज तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि सबके सब कवर हो जाएं, ठीक है। जितने भी मुझे मिल जाएंगे उतने सारे मैं कोशिश करूंगा कि मैं इनको कवर करूं, ठीक है। और वो सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे, क्योंकि मेन आप लोगों को पता है मकसद यही है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ तो आप रहे ही हैं। ये वीडियोज़ हैं जो मैं डाल रहा हूँ, ये वीडियो भी आप देख रहे हैं। वीडियो देखने के बाद आप कोई बुक भी यूज़ करेंगे, नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगा मैं, वो भी आप देखेंगे। उसके बाद भी
भी आपको बुक्स की ज़रूरत पड़ती है, बुक भी आप पढ़ेंगे। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपका दिमाग खुलता जाएगा। ये तो मैंने सिर्फ एक बेस बनाने के लिए चीज़ों को आप तक पहुँचाया है, ठीक है, ताकि एक बेस बन जाए। इसके ऊपर आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करिए, कम से कम बिल्डिंग गिरनी नहीं चाहिए। आप रटेंगे तो फिर प्रॉब्लम है, कितना आप रटेंगे आप उतना भूलते जाएंगे। मतलब वो बिल्डिंग एक स्टेबल बिल्डिंग नहीं हो सकती है जब आप चीज़ों को रट रहे हैं, नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप समझ के पढ़ रहे हैं तो एक बार आपका फाउंडेशन अच्छा हो जाता है और उसके बाद आप ऊपर कितनी भी ऊंची बिल्डिंग बनाए, जितना पढ़ेंगे उतना कम है, क्योंकि सब्जेक्ट्स ये ऐसे हैं कि कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ उतना देखना होता है कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ये एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इसी के लिए ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना इस चीज़ को, तो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, देखेंगे ये जो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं उनको, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, और बुक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास है रिसोर्स पूरे आपको इस्तेमाल करने हैं बस, ठीक है। पढ़ाई में मन लगाए रखिए, ठीक है, और ये लॉकडाउन वाला जो भटकाव है इससे थोड़ा सा बचें, ठीक, और लगातार पढ़ते रहें। जो मेहनत करेगा, देखिए इस टाइम में भी जो मेहनत करेगा बस वही सफल होगा, ठीक है। और जो थक कर बैठ गया है, ठीक है, वो दोबारा शुरू करेगा तो आधी चीज़ें वैसे भी भूल चुका होगा, तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो मैं कहता हूँ कि आप लोग लगे ही रहिए, ठीक है, किसी न किसी बहाने से चीज़ों को पढ़ते रहिए, समझते रहिए, ठीक है, ताकि आप जो एग्ज़ाम है, जो आपने टारगेट बनाया है उसको आप क्रैक कर सकें, आप सेलेक्ट हो सकें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।